डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं यूजीसी नेट सीरीज, तो आपको पता होगा कि हम किस प्रयास में लगे हुए हैं। ये थीम वाइज जो पास्ट ईयर पेपर है यूजीसी नेट के सारे साइकिल्स 2011 से शुरू हुई है एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, और हर साल दो साइकिल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक प्रयास है कि उसको अलग अलग किया जाए, सेग्रीगेट किया जाए थीम वाइज और एनालाइज किया जाए विथ लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये सोचा जाए कि किस रेंज लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कैसे यूजीसी नेट की तैयारी की जा सकती है उस टॉपिक से। आज उस क्रम में हम पहुंच गए हैं पार्ट 3, इंडियन पॉलिटी। इसका मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पहले हो चुका है, अब उसको देख लीजिए। मैं यहाँ पे लिंक भी दे रहा हूँ इस वीडियो में, और इसके साथ ही हम पार्ट 3 को खत्म करेंगे, और फिर पार्ट 4 जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग रिमेनिंग जो ईयर्स के बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखेंगे। सो लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, प्लीज लेट मी अलाउ कि मैं आपको बताऊं एक नया इंडेवर मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता ये कितना सक्सेसफुल होगा। एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करने की कोशिश कर रहे हैं। है तो ये पीजी इंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन आपको पता है कि यूजीसी नेट और पीजी इंट्रेंस में क्वेश्चन लगभग एक लेवल के आते हैं, और काफी सारे यूजीसी नेट के क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप वो स्टूडेंट हैं जो पीजी इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल ही वो रिलेवेंट है। और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि टेलीग्राम में जो क्विज बॉट है उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं हम लोग, हम और आप दोनों मिलके। और हम लोग हर वीक में जो है 2 प्रैक्टिस टेस्ट होगी, तो 3 महीने तक जब तक ये पीजी इंट्रेंस टेस्ट चलेगी, तो आप समझ सकते हैं करीब 24 जो है टेस्ट, तो हजारों हजार क्वेश्चन जो है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ थीम वाइज होगी, कुछ जो है मिक्स होगी, और इसमें उसके जो पूरे सॉल्यूशन होंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ, उसकी पीडीएफ भी हम शेयर करेंगे। और चूंकि एक तरह का मेंबरशिप ग्रुप जैसा है, ये पेड है, तो उसको और फैसिलिटी देने के लिए जो है जितने भी इस तरह के जो वीडियो हैं उसकी पीडीएफ भी उसमें रहेगी, और यदि कोई गाइड इस बीच में मैं निकालता हूँ लास्ट मिनट प्रेप गाइड, तो वो भी जो है फ्री में ग्रुप मेंबर्स को दी जाएगी। आप उस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। तो आप मेल करें अपना मोबाइल नंबर और नेम इस पे, फिर आपको डिटेल जो है बताई जाएगी। सो लेट अस बिगिन अहेड। ये जो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया लिखा है, लेकिन चलिए इसको आप मान लीजिए कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी है। ये आप गौर से पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन सिलेबस पे काफी फोकस रहता है, क्वेश्चन उससे बाहर जनरल नहीं रहता है, इसलिए इसको गौर से देखिएगा और एक एक थीम को कवर करने की कोशिश करें। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। जून 2014 से लेकर के और जून 2016 तक के क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं ऑन द थीम ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, उसको भी मैंने ले लिया, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हम तेजी से चलेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है 21 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच। तो इसका मतलब है कि 3 तो इसमें सही होंगे। अब ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जो है गलत है कि डाउटफुल है, क्योंकि इसने ऑफिशियल आंसर दिया है। ये देखिए मैंने अपने गाइड में भी दे दिया कि प्रेसिडेंट के साथ कौन वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये सब सही है, ये सब सही है। संजीवा रेड्डी जो है वो ये 1977 में जनता पार्टी के दौरान जो है वो प्रेसिडेंट बने थे, तो वहां पे 2 वाइस प्रेसिडेंट बीदी जत्ती हुए थे और हिदायतुल्ला साहब हुए थे, तो वहां पे यहाँ पे एक दिया है, तो इससे एक गलत तो नहीं हो जाता है, लेकिन इसने इसको गलत साबित किया है। आप इसको और जो है चेक कर लीजिए, मेरे अनुसार से ये क्वेश्चन जो है इनवैलिड हो जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि ये कह रहा है कि कितने परसेंट जो लेजिस्लेचर का, कितने परसेंट जो है मिनिस्टर हो सकता है। आपको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर से ही जो है एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव निकलता है, मतलब एग्जीक्यूटिव निकलता है, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है फिक्स कर दिया गया है 91st अमेंडमेंट से। और वो अमेंडमेंट ये कहता है कि जो लेजिस्लेचर की संख्या जो है, जैसे मान लीजिए कि 500 है, तो 75 से अधिक जो है मंत्री नहीं होंगे, 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। आसान क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली एसोसिएटेड विद पंचायती राज इन ट्राइबल एरिया। अब देखिए आपको ये कह रहा है कि पंचायती, ट्राइबल एरिया में पंचायती राज से इससे कौन सा कमिटी रिलेटेड है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन उसके आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वो कमिटी तो जो है वो दिलीप सिंह भुरिया कमिटी थी। अब ये हुआ क्या था कि 73rd 74th अमेंडमेंट 1992 में आया, लेकिन उस समय में इसमें था कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरिया इंडिया में 2 तरह के होते हैं। एक 5th शेड्यूल में जिसमें 10 स्टेट आते हैं, कई जगह मैंने लिस्ट दिया, इसमें भी आगे लिस्ट आपको मिलेगी, और एक 6th शेड्यूल जिसमें कि 4 ही स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। अब इन दोनों में पंचायती राज की जो व्यवस्था थी कॉन्स्टिट्यूशनल, वो लागू नहीं होगी, ऐसा लिखा हुआ था।
लेकिन बाद में महसूस किया गया कि जो फिफ्थ शेड्यूल के एरिया है वहां लागू होना चाहिए 73rd 74th। उसके लिए कमेटी बनाई गई, दिलीप सिंह भुरिया कमेटी। भुरिया कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे एक एक्ट आया 1996 में, पेसा, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, और उसके तहत 73rd 74th जो अमेंडमेंट है वो लागू हो गया पांचवें शेड्यूल के एरिया में, लेकिन सिक्स शेड्यूल में अभी भी लागू नहीं, क्योंकि वहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का पहले से प्रोविजन है। अरेंज द, अब यहाँ पे आप देखिए थुंगन कमेटी जो है पंचायती राज से रिलेटेड है, सादिक अली पंचायती राज से। अब बैठा कमेटी तो छोड़ दीजिए, आप नेट पे पढ़ लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग रिट्स इन ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस, मतलब ये कह रहा है कि ये जो रिट है कॉन्स्टिट्यूशन में किस सीक्वेंस में लिखे गए। एक बात मैं स्टूडेंट आपको बता दूं कि यूजीसी नेट इज वेरी फॉन्ड ऑफ सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी, क्रम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये यहां तक पूछता है कि कोई जो फिनोमेना, मान लीजिए एलमंड ने जो है 4 टाइप का प्रेशर ग्रुप दिया है, तो पहले कौन दिया बाद में कौन दिया। 4 टाइप का उन्होंने यदि इनपुट फंक्शन दिया तो पहले कौन दिया है बाद में कौन दिया। एफएम मार्क्स ने यदि मान लीजिए 4 टाइप की ब्यूरोक्रेसी बताई है तो पहले कौन सा लिखा। ये मेरे अनुसार से बिल्कुल गलत है, ये एकदम बचकाना टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये सब पूछा जाता है, इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखिए। अब ये किस क्रम में आए हैं तो सीधा जान लीजिए, इसको आप रट लीजिए। मैं इस पे क्या डिस्कस करूं, इस क्रम में आए, सी आप पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि किस क्रम में आते हैं, इसका मायने जो है मैंने कई जगह डिस्कस किया, अभी मैं छोड़ रहा हूं इन पांचों रिट का। ये भी मैंने कई जगह बताया कि रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है। अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब ये चलिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसे आपको डेट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है इसमें यदि आप देखेंगे तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 में आती है, उसके बाद 1919 में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आती है, क्रिप्स मिशन उसके पहले 1928 में साइमन कमीशन आता है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए, चर्चा करने के लिए, ऑल वाइट कमीशन, इसको गो बैक साइमन का विरोध होता है, इसमें लाला लाजपत राय की मौत भी हो जाती है लाठी के चोट से। और बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था कि इट इज लाइक ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फॉलिंग बैंक। इसका मतलब ये होता है यदि कोई बैंक कल को दिवालिया हो रहा है और आपको परसों का वो चेक दे तो उस चेक का क्या वैल्यू है। अब आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैच करने हैं, ये बहुत ही आसान है। अब आप देखेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप अम्ब्रेला पार्टी मानिए तो ए का 3, तो ए का 3 और बाकी को मैच कर लीजिएगा, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे एक अगेन क्वेश्चन है कि देयर इज नथिंग लाइक रीजनल पार्टी, कोई रीजनल पार्टी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के डेफिनेशन में केवल 2 ही टाइप की पार्टी होती है, 3 टाइप कह लीजिए, एक नेशनल पार्टी है, एक स्टेट पार्टी है, और तीसरी जो है वो रजिस्टर्ड पार्टी है। ये रीजनल पार्टी इज सेम एज स्टेट पार्टी। तो यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन सेटर है उन्होंने ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। Which one of the following was denounced by Congress as inadequate, unsatisfactory and disappointing? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्योंकि ये तो कई कुछ भी हो सकता है किसके बारे में कहा कांग्रेस, तो कई जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म थे उसके बारे में ऐसा कहती थी, लेकिन इसका सही आंसर ऑफिशियल ये दिया गया और नेट पे भी मैंने देखा यही है। तो ठीक है, याद कर लीजिए। मॉन्टेक चेस्टफोर्ड रिपोर्ट, जिसको कि यहाँ पे गलत डेट भी दिया है, ये 1919 है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहलाता है। ये एक्ट क्यों हम लोग याद रखते हैं, ये बहुत कारणों से याद रखते हैं एग्जामिनेशन के लिए। एक कि इसके थ्रू डायरची जो है वो प्रोविंस में लागू किया गया था। डायरची क्या था कि 2 टाइप के सब्जेक्ट होंगे रूल करने के लिए, एक जो कि रिजर्व होगा, जो गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि नॉन इलेक्टेड होता था वो उसको देखेगा, मंत्री, जैसे फाइनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, वो इंपॉर्टेंट। और कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे, लाइक मान लीजिए पंचायती राज है, लैंड रेवेन्यू है, लाइक उस तरह के छोटे छोटे चीजें जो हैं, वो जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट था, जो कि इलेक्टेड मेंबर उसके मंत्री बनेंगे। तो ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट, तो डायरची हो गया, मतलब 2 टाइप का रूल हो गया, एक इलेक्टेड मेंबर रिप्रेजेंटेटिव, पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, और एक जो है नॉन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडी जो गवर्नर का है। ये इसके लिए हम लोग जो है मॉन्टेक चेस्टफोर्ड रिफॉर्म को याद रखते हैं। हम लोग जो है इसको क्यों याद रखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको कि मोरले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, क्योंकि इसने मुस्लिम को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। तो इसी को कांग्रेस ने ये कहा था। अब ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऑर्बिट है। अब यहाँ पे आइए, रीजनलाइजेशन। ए फेडरल अरेंजमेंट एम्स एट रिकंसाइलिंग फ्रीडम विथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड एंट्री विथ इफेक्टिव कलेक्टिव एक्शन। हिंदी में दिखाइए तो क्या कहता है कि फेडरल जो अरेंजमेंट होता है वो 2 चीजों को समझौता करने की कोशिश करता है। एक तो जो है हमको यूनिटी है और दूसरा डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर आइडेंटिटी है। दोनों को मतलब यूनिटी भी है और डाइवर्सिटी भी है, तो उसको फेडरल स्ट्रक्चर कोशिश करता है रिकंसाइल करने की। इंडिया ऑप्टेड फॉर ए प्लूरलिस्टिक मॉडल ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये भी सही है। तो दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन ये इसका
एक्सप्लेनेशन जो है वो मतलब इसके अनुसार से नहीं है और हम इसी के अनुसार चलेंगे तो बी इसको कह सकते हैं। गिवन बिलो, चलिए रीजनलाइजेशन देखते हैं। बल्क ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेर अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें कौन बोलेगा नहीं, ये तो है ही ट्रू है। द कांग्रेस पार्टी पास्ड ए रिजोल्यूशन अडॉप्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहता है कि कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस बनेगा। ऐसा आउटलैंडिश क्रूड स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है, फॉल्स होता है, इसलिए ये सी हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा कि ए या बी है, ऑफिसर्स में मेमोरी से बोल रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ये तो बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए 280 जो है फाइनेंस कमीशन होता है। चलिए इससे देखते हैं, सी के 2 से और ये इसी से बन जाता है, बाकी मैच कर लीजिएगा। आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल आपको देख लेने चाहिए कौन क्या है, कम से कम 50-60 आर्टिकल मैंने अपने गाइड में भी दिया हुआ है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट। मैंने कहा कि क्रोनोलॉजी से इन्हें बहुत प्यार है यूजीसी नेट को, तो इसकी जो सीक्वेंस है मैंने एक जगह और डिस्कस किया हुआ है। एडी गोरवाला रिपोर्ट जो है वो सबसे पहले आई थी, तो 1, उसके बाद 1954 में, ये तो 51 में ही आ गई थी, 54 में थी पॉल एच एप्पलबाई रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे कह लीजिए एक तरह से। सांथानाम कमेटी रिपोर्ट जो है 1963 में आई, और ये 1966 में फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो ये 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी अरेंज्ड है। Which of the following statement is not correct in respect of India? Okay, tax can be levied except by authority of law. ये statement जो है ना सीधा not है। Tax can not be levied, मतलब कोई भी टैक्स इंडिया में नहीं लगा सकता जब तक कोई पार्लियामेंट से पास ना हो। तो ये तो गलत है ही, चूंकि एक गलत मिल गया तो बाकी जो है वो 2 सही होंगे, नन तो छोड़ दीजिए। तो ये दोनों पढ़ लीजिएगा, ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आई होप कि आप इस तरह के वीडियो कैसे देखते हैं। यदि आप न्यू हैं यूट्यूब पे पढ़ने के, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना गेस कीजिए, दिमाग लगाइए और फिर देखिए कि सर क्या कह रहे हैं। दिस इज द वे टू स्टडी एफएक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन का जो पेपर सॉल्व करते हैं यूट्यूब पे, उसको देखने का ये तरीका है। अब ये मैंने ऑलरेडी एक बार और डिस्कस किया हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, रिपीट के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन को फिर से ले लिया है। तो हिरार्की जो है स्केलर प्रोसेस को कहलाता है। हिरार्की क्या होता है, मतलब एक स्केलर चेन ऑफ कमांड ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब बॉस सबऑर्डिनेट, बॉस सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट बॉस, मतलब इस तरह का जो हिरार्की होती है, वर्टिकल रिपोर्टिंग कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी, उसको हिरार्की, उसको स्केलर प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये ए का जो है 3 है, तो ए के 3 से लड़ जाती है। और बाकी को देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको जो अभी हम लोगों ने एडी गौरवाला रिपोर्ट देखा वो यहाँ दिखती है, तो आप याद भी कर सकते हैं किसके था, रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था एडी गौरवाला का। जून 2014 के पेपर 3 को चलिए हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया। तो इसमें से 3 कमेटी जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म की होगी, एक नहीं होगी। तो तारकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, दिनेश गोस्वामी, सब इलेक्टोरल रिफॉर्म पे है। लेकिन सांथानाम कमेटी एंटी करप्शन कमेटी है, 1962 में बनी थी, 63 में रिपोर्ट दिया था, 64 में इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे सीवीसी का निर्माण हुआ, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है। हु ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ ए डोमिनेंट कास्ट। ये कई कई बार पूछा जाता है। एम एन श्रीनिवास जिन्होंने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया नाम की बुक लिखी, सोशियोलॉजिस्ट थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड ओम्बड्समैन फॉर लोकल गवर्नमेंट। देखिए 2 स्टेट ने ओम्बड्समैन का किया था, लोकायुक्त। एक कर्नाटका ने काफी समय तक किया, हेगड़े सरकार जब थी, और केरला ने लोकल गवर्नमेंट के लिए, पंचायत के लिए किया। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट पूछा है, तो ये बी सही आंसर है। हु इज द ऑथर ऑफ फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट। इस बुक का पूरा नाम है फैक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट, द कांग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश। ये पॉल ब्रास ने लिखा है। मेरे गाइड से आप सारे इस तरह के देख लीजिए, आपको आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा, जिसमें कि जितने मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं इंडिया पर, उन्होंने कौन सा बुक लिखा है, इंडिया को उन्होंने क्या कहा है, ये मैंने डिफरेंट पार्ट में जो है पहले दे भी दिया है। आप उन सबको देखेंगे तो आपको पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। थोड़ी बहुत और नेट से आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो आप पता है ये तो सही है, टीएसआर के लीडर चंद्रशेखर राव अभी भी हैं, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती अभी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह, इनका तो स्वर्गवास हो गया है, श्रीमोनी अकाली दल के नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है, आपको पता है, ये तो अभी कांग्रेस के अभी हैं, पहले बीजेपी के थे। In which of the following cases the Supreme Court of India held that both fundamental right and directive principle of state policy, मतलब ये कह रहा है हिंदी में कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने
डीपीएसपी और एफआर को एक बराबर तराजू पे रखा और ये कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। ये किस केस में कहा? तो ये उन्होंने कहा था, यस, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1980 में ये केस आई थी। और ये केस क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को कोर्ट ने फिर से जो है निरूपित किया और ये कहा कि ये बिल्कुल फाइनल है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती पार्लियामेंट, इस पे कोई बहस नहीं होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है 1973 के कोर्ट केस केशवानंदा भारती से सामने आया था, जिसमें मेजोरिटी ओपिनियन से 13 मेंबर की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जिसमें कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट को असीम पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का अंडर आर्टिकल 368, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर को बदल नहीं सकती है। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर, ये कभी कोर्ट ने पूरी तरह से नहीं बताया, लेकिन जैसे फेडरलिज्म है, कोर्ट की इंडिपेंडेंस है, इस तरह की जो कई चीजें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो ये इसमें कई सारे, देखिए, आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन है, राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेमोरेंडम है, सरकारिया कमीशन है, सबका मैंने यहाँ पे दे दिया है। ये क्या है इसको भी पढ़ लीजिए, मैं आगे भागता हूँ। राजमन्नार कमेटी कमीशन रिपोर्ट जो है कई बार पूछा गया है। ये डीएमके गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को देखने के लिए बनाया था। ये बड़ी अजीब है कि एक स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को देखने के लिए कमेटी बनाती है। ये सबसे पहले आई है। उसके बाद आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब जो है वो जो सुलगा 80s में, उसकी कहीं ना कहीं जो सीड थी वो आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन में थी। इसको यहाँ भी पढ़िए और नेट पे भी जाके पढ़ लीजिए। सरकारिया कमीशन इतना इंपॉर्टेंट है, 1983 में बनी थी सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पे। उसने कई ऐसे रिकमेंडेशन दिए जो अभी भी वो लागू नहीं हुए हैं, लाइक गवर्नर से। बाद में एमएम पुंछी कमीशन रिपोर्ट भी 2007 में आई, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैच करने के लिए है कि ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है किसके गवर्नमेंट में था। ये बहुत आसान है, आपको पता है कि अब जैसे एल के आडवाणी तो एनडीए में थे ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो डी का 3 और डी का 3 इससे क्रैक हो जाता है। बाकी आप मैच करके देख लीजिएगा। Who one of the following was not a member of the State Reorganization Committee 1953? इस तरह का क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। अब इसमें जो है यहाँ पढ़ लीजिएगा, मैंने सारा दे दिया। ये कमेटी कब बनी थी पूछा जाता है, कब इसने रिपोर्ट दिया, 1955 में रिपोर्ट दिया, 1956 में लागू हुई, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसमें जो 3 मेंबर थे उसमें VP मेनन नहीं थे, बाकी तीनों थे। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज द पावर टू डिसमिस ए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, पावर तो है, लेकिन वो क्वालिफाइड पावर, ऐसा नहीं किसी को डिसमिस कर दे। तो इसमें से कौन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को जो उन्होंने डिसमिस किया, पेयर रॉन्ग है। तो चलिए, ये तो मैंने भी आंसर से देखा कि ये कुमुद जोशी नहीं है, इसके दूसरे गवर्नर थे। इस तरह क्वेश्चन तो बहुत ही अर्बिट होता है, आप जानते हैं तो जानते हैं। हु अमंग द, बाकी सब सही है। Who among the following talked about the politics of scarcity? ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए यदि आप पीजीईटी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की। तो आपको पता है कि मैरन वेनर जो है उन्होंने बुक लिखा था ये पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया 1962 में। तो इसलिए मैरन वेनर। फिर मैं कहूंगा कि मेरे गाइड से जाकर के ये सारे देख लीजिए, वहां बहुत डिटेल में दिया गया है, उससे अधिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप 45 कर सकते हैं हेयर एंड देयर नेटवर्क से। In which case the Supreme Court decided that the confidence of the House in the ministry should be tested on the floor of House। मतलब कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला कि सरकार को लेजिस्लेचर का समर्थन है कि नहीं, ये फ्लोर पे ही डिसाइड होगा और कहीं डिसाइड नहीं होगा। तो ये 1994 की केस है, ये SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि एक लैंडमार्क केस है। इसके बाद से आर्टिकल 356 का जो मिसयूज है वो बहुत बहुत कम हो गया। इसके बारे में और पढ़ लीजिए नेट पे। अब ये एक बहुत बड़ा सा वक्तव्य है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल एक्ट। ये मतलब हिंदी में ये कहना चाहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट पार्ट हैं, आर्टिकल हैं, वही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। कई बार डीपीएसपी फंडामेंटल राइट को करने लगते हैं, कई बार एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को करने लगता है, रिजर्वेशन का सेक्शन इक्वलिटी को काटने लगता है, फ्रीडम का सेक्शन जो है वो भी इक्वलिटी को काटता है। तो ऐसे में जो कोर्ट का काम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसको एक नट की तरह बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। ये किसने कहा था? तो ये इंडिया के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हीरालाल कानिया, उन्होंने ये बात कही थी। इनका इसलिए भी जानिए कि ये फर्स्ट चीफ जस्टिस। जैसे देखिए, फर्स्ट जो भी इंडिया में है ना डियर स्टूडेंट, जान लीजिए, फर्स्ट जो है सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन थे, तो वो जान लीजिए। फर्स्ट स्टैटिस्टियन कौन थे, फर्स्ट जो है चीफ जस्टिस इंडिया के कौन थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर से अंबेडकर थे, वो कौन थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट सब जान लीजिए।
Which one of the following authorities has the power to declare a caste, race or tribe part of a group within the caste as scheduled caste in relation to state? और मतलब कौन जो है, किसको ये पावर है किसी कास्ट, रेस या ट्राइब एंड पार्ट ऑफ ग्रुप को जो है वो डिक्लेयर करने का, शेड्यूल्ड मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको कहते हैं। तो ये जो है पावर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट को है। आप ये 341 आर्टिकल देख लीजिए, इस आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है कि ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट को है, पढ़ लीजिए, लेकिन पार्लियामेंट जो है उस लिस्ट में चेंज कर सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ फंक्शन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत बना है, ये 1990 में ये स्टैब्लिश हुआ। इसका चीफ काम जो है वो सेंटर स्टेट के रिलेशन को ठीक रखना है, मतलब इससे डिबेट, रिकंसिलिएशन, डिलिब्रेशन करके सेंटर स्टेट के रिलेशन को। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं एजर्सन, देखते हैं द सेंट्रल सर्विस ऑफिसर, ये तो दूसरी बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्या कहता है हिंदी में मैं बोल देता हूँ कि जो सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं वो ऑल इंडिया नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल ऑल इंडिया सर्विस है क्योंकि उनकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में होती है। रीजन कहता है कि जो ऑल इंडिया सर्विस है, कहने को तो ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, इसलिए ट्रू मायने में सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कभी काम नहीं करते हैं, मतलब अनलाइक ऑफिसर्स, मतलब कि ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर के विरुद्ध, मतलब अनलाइक सेंट्रल सर्विस ऑफिसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कभी काम नहीं करते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं और पूरे इंडिया भर में। तो ये ए है, सही है। इनफैक्ट ये मिसनोबर है, एक्चुअली ऑल इंडिया सर्विस जो है सेंट्रल सर्विसेज है क्योंकि वो हमेशा सेंटर के अधीन कार्य करते हैं और पूरे इंडिया भर में काम करते हैं। जो ऑल इंडिया सर्विस है, जो इंडिया में केवल 3 है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो कहने को ऑल इंडिया सर्विस उनका नेम, लेकिन वो जीवन भर लगभग वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए सेंटर में काम करते हैं, इसलिए वो एक तरह से स्टेट सर्विस जैसे हो जाते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं दिसंबर 2014 पेपर 2 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द प्रो टर्म स्पीकर ऑफ 16th लोकसभा? इसमें आपको दो चीज जानना पड़ेगा कि 16th मतलब अभी हम लोग किस लोकसभा में हैं, बहुत लोग खो जाते हैं, मुझे भी याद नहीं रहता, तो अभी हम लोग 17th में, तो ये 16 था 2014 से 2019 के बीच में, पहला तो ये आपको जानना है। दूसरा, प्रो टेम का मतलब होता है जब रेगुलर स्पीकर ना चुना गया हो तो प्रो टेम, तो उस समय प्रो टेम चुना गया था कमलनाथ को, बाद में रेगुलर सुमित्रा महाजन को चुना गया, तो ये ऑप्शन सी है, डिफिकल्ट है। अब यहाँ मैच करने का है, तो जैसे मुझे ये पता था कि एस खिलनानी ने द आइडिया ऑफ इंडिया लिखा है, तो ए का तो 2 हो जाएगा और इसी से ये क्रैक हो जाता है। यदि आपको इस तरह का कुछ एक भी पता है तो इसको क्रैक हो जाएगा, बाकी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, खास करके अतुल कोहली की बुक को, रामचंद्र गुहा के, रजनी कोठारी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है। तो एक बार इसको ना ऐसे नहीं देख करके कि सर ने बता दिया ए और ए चलेगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसको रुक करके पढ़िए, उस बुक के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी लीजिए, तब आपको जो है फायदा होगा। खिलाफत मूवमेंट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कंट्री के साथ जो है हम सॉलिडरिटी, एकता साबित करने के लिए हम लोगों ने लड़ा था, उसको किस कंट्री के सुल्तान के लिए? तो ये टर्की के सुल्तान के लिए लड़ा था। ऐसा क्या था कि टर्की का जो सुल्तान था वो वहाँ जो खलीफा का जो एक इंस्टीट्यूशन था मुस्लिम में, उसको माना जाता था कि वो उसका सुल्तान जो है उसका लंबरदार है, मतलब उसका प्रोटेक्टर है। लेकिन उस खिलाफत के इंस्टीट्यूशन को जो है, खलीफा के इंस्टीट्यूशन को, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की चूंकि हार गया था तो ब्रिटेन ने उसको एबोलिश कर दिया था, उसके अगेंस्ट में खिलाफत मूवमेंट हुई थी और गांधी जी ने ये सोचा कि हिंदू मुस्लिम की से यूनिटी होगी, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो कि मोहम्मद अली ब्रदर मेनली उसके लड़ते थे, उसको अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मिला लिया था। सो टर्की। Who of the following associated with the concept of Congress system? अब ये तो एकदम लड्डू क्वेश्चन, मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप जानते हैं। इन इंडिया कॉलेजियम सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन रिलेशन टू, ये भी लड्डू क्वेश्चन। आपको कॉलेजियम सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि जजेज अपॉइंट जज। इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम जो है, कुछ जजेस मिल करके, कॉलेजियम क्या होता है, कुछ विशिष्ट लोगों का एक ग्रुप जो कि मेजर डिसीजन लेती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, सुप्रीम चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जज मिल करके, जो जितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, इन सब पे सरकार को रिकमेंडेशन देते हैं, जो लगभग एक तरह से बाइंडिंग होती है, इसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो ये जुडिशरी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है, आप अपने गाइड से मैंने यहाँ पे दिया है कि 3 जजेस केस को जरूर याद रखिए। इन्हीं 3 जजेस केस कहते हैं इसको, जबकि नाम सबका अलग अलग है, ये भी पूछा जाता है। इसके थ्रू ही कॉलेजियम सिस्टम इंडिया में इवॉल्व हुआ, मतलब विकसित हुआ।
एसपी गुप्ता वर्सेस और फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन री स्पेशल रेफरेंस, तो ये तीनों जो है उसके थ्रू ये जो है हुआ। बाद में एक एनजीएससी लाया गया, उस भी अलग कहानी है। इस सिस्टम को खत्म करने का था ये प्रयास 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिठाने की थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ है, उसको नल एंड वॉइड कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे। ये भी आपको पता होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई फॉर कर्टेलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ उसको पढ़ने से पहले ना आप 19.2 देख लीजिए। 19.2 है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्रीडम। अब इसमें क्या क्या है, किस बेसिस पे आपके राइट टू फ्रीडम जो 6 है उस पर बंदिश लगाई सकती है। सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया यदि बाधित हो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफिस। इतने सारे बंदिश है कि आपको लगेगा कि बंदिश ज्यादा है, फ्रीडम कम है, लेकिन इसमें कहीं भी डिमांड फॉर ऑटोनॉमी नहीं है, ये सब हैं। इसलिए यही सही आंसर रहता है। इसको और गौर से पढ़िएगा। कई लोग कहते हैं कि इतनी ज्यादा बंदिश है कि कोई फ्रीडम नहीं। Given below are two statements. तो एजर्सन पढ़ते हैं, the transformation of the party system in India has centralized power at tier 2 of the government, that is state level. ये तो सही है, क्योंकि रीजनल पार्टी का जैसे से उदय हुआ, आप देखिए बीजू जनता दल कैसे शासन करती है, टीआरएस कैसे शासन कर रही है, बिल्कुल अपने ऑटोनोमस करती है उसको। सेंटर से बिल्कुल ममता बनर्जी कैसे शासन करती है, सेंटर से वो बिल्कुल ऑटोनोमस वे में करती हैं। तो टीयर 2 में पावर कंसंट्रेट हो गया है। रीजन ये है कि रीजनल पार्टीज हैव लेस विलिंगनेस टू डिसेंट्रलाइज पावर। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा आउटलैंडिश है, ये कहना बड़ा सही नहीं है कि रीजनल पार्टी लेस। क्या क्या बेसिस है कहने का, क्यों नेशनल पार्टी क्या वो डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं? ये सब सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये गलत है और ये सही है। तो ये ट्रू है, तो एक ए ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो तो ऑप्शन सी होता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। Which one of the following bearing names of the Chief Election Commissioner of India arranged in chronological order? अब वही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस ऑर्डर में हुए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सुकुमार सेन जो है वो पहले थे, तो ये तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि टीएन सेशन के बाद लिंगडो आए थे, तो बीच में ये होंगे, इसलिए बी इसका सही होगा, वही सही भी है। सुकुमार सेन के बारे में पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ स्पेशल प्रोविजंस आर मेड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया? तो यहाँ तो चूंकि ऑल ऑफ द एबव है, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि ये तो सब पढ़िएगा, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ कि शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजन। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें से कोई गलत हो ही नहीं सकता, एकदम जनरल कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये। तो ये आपको ऑल ऑफ द एबव सही है। इसके लिए आर्टिकल 46 जरूर आप पढ़ लीजिए, जो इस बारे में कहता है कि स्टेट जो है वीकर सेक्शन पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजंस लाएगा, उसी के तहत ये सब लाए गए हैं। यहाँ पे आपको एक आर्टिकल जरूर पता होना चाहिए, आर्टिकल 324, जिसके तहत की इलेक्शन कमीशन फंक्शन करता है, ये पूछा जाता है। अब आइए हम लोग आ गए हैं दिसंबर 2014 पेपर 3 में। अब ये बहुत लंबा सा लाइन है। सिंस इंडियन विश टू यूनाइट, इसको हिंदी में मैं बोल देता हूं कि इसमें बेसिकली जो थिंकर हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को यदि एक होना है, एक कॉमन कल्चर डेवलप करना है, तो हमको हिंदी को अपनाना पड़ेगा। कोई यदि इंडियन इसको एक्सेप्ट नहीं करता इस प्रपोजल को, तो उसको इंडियन होने का हक नहीं है। ऐसा हार्ड स्टेटमेंट, और हिंदी के इतने बड़े सपोर्टर कौन थे इसमें से? आपको थोड़ा सुन के आश्चर्य होगा, ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। हु हैज डिस्क्राइब्ड इंडियन सोसाइटी एज ए पॉलिटिकल सोसाइटी। ए पॉलिटिकल सोसाइटी मतलब जो जो पॉलिटिकल कल्चर को देखें तो बहुत ही उसमें जो है बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है, बहुत इनडिफरेंस है, पॉलिटिक्स से नाता कम है। वो जो है अपने डे टू डे धर्म जिसको बोलते हैं, जात और इन सब अपना सोशल जो मिल्यू है उसमें ज्यादा लगा रहता है। पॉलिटिक्स उनके लाइफ में घुल मिल नहीं गया। वैसे आज ये कहना बिल्कुल गलत है, हमारे नस नस में पॉलिटिक्स जो है घुल चुका है, ये हम लोग को मानना चाहिए। रजनी कोठारी ने ऐसा कहा था अपने मतलब उस समय के 60s 70s के टाइम में। अब इसमें मैच करने का है, ये आसान इसलिए है कि बाय नेम ही आप जानते हैं। जैसे कि मानिक सरकार इतने फेमस मंत्री रहे त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, तो डी का 3 और डी का 3 से आपने 50-50 गेम खेल लिया। तो एक आपको जानना है, और इसमें आप देखेंगे तो मिजोरम के लाल थानवाला थे, तो बी का 2, और इससे आपको क्रैक हो जाता है, बाकी चेक कर लीजिएगा। अब ये तो इतना लड्डू टाइप का क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से हम लोगों ने क्या बोरो किया। तो जुडिशियल रिव्यू हम लोगों ने अमेरिका से लिया, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया, नॉमिनेट करने का जो हम लोगों ने लिया है वो आयरलैंड से लिया है, वहीं से हम लोगों ने डीपीएसपी भी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और कनाडा से हम लोगों ने रेसिडुअरी पावर जो है वो सेंटर के पास रह गई लिया है। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। अब तो बहुत ही आसान, मैंने सब कर ही दिया है।
इन विच 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वेर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड रिजर्व। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि डायarchy जो है, ये डायarchy ये किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? डायarchy मॉन्टेग चेसफॉन्ट रिफॉर्म 19 तो उसमें ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट था। क्या था मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ना थोड़ा बहुत और हम लोग आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये डायarchy को खत्म कर दिया गया प्रोविंस में, और डायarchy सेंटर में लागू कर दिया गया, और इससे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। उस सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ पे सिख एंड अदर कम्युनिटी के लिए एक्सटेंड किया गया, और यहाँ पे तो वुमेन एंड मेनी अदर कम्युनिटी के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। Who of the following gave the idea of centrally idiom in Indian politics? तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेकिन है इंटरेस्टिंग। मॉरिस जॉन्स ने, जो इसको पढ़ लीजिएगा, उन्होंने तीन मतलब कि बेसिकली ईडियम या लैंग्वेज इंडियन पॉलिटिक्स से कहा कि एक मॉडर्न है, एक धारा मॉडर्न बहती है जिसमें मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर इंडिया के हैं, ट्रेडिशनल एक धारा बहती है, और एक सेंट्रली भी बहती है, इसमें कि गांधी जी, विनोबा भावे उस टाइप के आते हैं जो संत हैं जो कि पॉलिटिक्स में है। तो ये मॉरिस जॉन्स ने कहा था। मॉरिस जॉन्स ने जो है पार्लियामेंट और इंडियन पॉलिटिक्स पे काफी कुछ लिखा था, और उन्होंने जो है सिंगल पार्टी डोमिनेंस कहा था, कांग्रेस के डोमिनेंस को, जिसको रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम नाम दिया था। अब ये फिर क्रोनोलॉजी आ गया, क्रोनोलॉजी इनका फेवरेट थीम है। अब यहाँ पे आपको पता है कि नवनिर्माण मूवमेंट 1974 सब में हुई थी जेपी के नेतृत्व में, जिसमें कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, और वहाँ सरकार भी बदल गई थी। महाराष्ट्र 1960 में बना है, मेमोरी से बोल रहा हूँ। स्प्लिट 1964 में हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी का सीपीआई में, और जनता पार्टी जो है फॉर्म 1977 में मुझे लगता है हुई थी। तो इसको आप अरेंज अप कर सकते हैं। हु डिस्क्राइब सोशल मूवमेंट एज नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन? फिर से जो है रजनी कोठारी यहाँ आ जाते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। इसके बारे में और ज्यादा आप पढ़ लीजिए नेट पे। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल, फिर देखिए क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी 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 ये आपको यूजीसी नेट में ध्यान रखना है। नेक्स्ट लाइट मूवमेंट यहाँ पे मैंने दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। सारा का डेट मैंने लिख दिया है, तो आपको इसको अरेंज करना है, बहुत ही आसान, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। वैसे बी इसका जो है सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ जस्टिस जे एस वर्मा, नहीं सॉरी बी हो सकता है इसका हो, इसलिए मत जाइए, आप इसको देख करके जाइएगा। इसको मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि ये बी है, आप इससे मैच कर लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट जो है वो सर्वोदय है, तो सर्वोदय जो है वो 2 है, तो 2 से शुरू होता हुआ ये है। उसके बाद आप चलिए मैं कर ही देते हैं इसको, तो नेक्स्ट स्लाइड मूवमेंट है 1, तो 2 के बाद 1 है, तो चलिए ये सही है, बी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि जेएस वर्मा कमेटी बनी थी जब 2012 में निर्भया केस हुआ था, एक लड़की का गैंग रेप हुआ था बस में, बहुत आउटक्राई हुआ था पूरे इंडिया में, दिल्ली में ऐसा हुआ था, राजधानी में। तो जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी, उन्होंने काफी सारे रिकमेंडेशन दिया। उनके साथ में और कौन जज थे? अब ये तो बड़ा अर्बिट टाइप का क्वेश्चन है, और जस्टिस लीला सेठ उनके साथ में थी। वेरी अर्बिट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप कोई दुखी मत होइए, क्योंकि आपको 60 से 70% में ही आप कंप्लीट करते हैं, और आपको यदि 50% भी हिट करते हैं तो 10% क्वेश्चन कॉमन सेंस और इलिमिनेट करके गेस करके आप कर सकते हैं। तो आपको, और अभी जो हम लोग जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं इसमें आप जनरली यदि आप पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से तो 70% तो वैसे ही आप हिट कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके लिए तैयारी भी करने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसमें से सारे फंक्शन है, लेकिन एक जो इन्होंने लिख दिया ना कि डिक्लेयरिंग एन इलेक्शन वॉइड, नल एंड वॉइड, ये कोर्ट का काम है। ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को काउंटर मैंड कर सकती है, मतलब ये कह सकती है कि निरस्त किया गया, फिर से होगा इलेक्शन। लेकिन कोई इलेक्शन हो गया उसको फैसला दे देना कि अब ये नल एंड वॉइड हो गया, ये कोर्ट का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का नहीं है। बाकी सब इनका काम है, पढ़ लीजिएगा इनका क्या काम है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकल 324 को पढ़ लीजिए, उसमें इनके काम को डिटेल में बताया गया है। ऑन विच डेट नेशनल इंटीग्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ये उस दिन को मनाया जाता है जिस दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हम मनाते हैं, 14 नवंबर। बाल दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन, नेशनल इंटीग्रेशन डे भी मनाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डिड नॉट इमर्ज आउट ऑफ बोमई केस इन रिलेशन टू आर्टिकल 356? मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि एसआर बोमई केस जो 1994 में हुई थी वह लैंडमार्क केस है, जिसके तहत ये कहा गया कि भाई आप फ्लोर पे ही फैसला कीजिए कि कौन मेजोरिटी में कौन नहीं है, और उसमें बहुत सारे डेकोरम इथिक्स इनका सहारा लीजिए, आप गलत ढंग से सरकार को डिसमिस करने की कोशिश मत कीजिए। तो इसमें अभी आप पढ़ेंगे, बहुत लंबा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। तो यहाँ पे एक आप देखिए,
ये कैसा आउटलैंडिश स्टेटमेंट है और कितना आपको हेल्प करता है। असल में यूजीसी नेट में एक बहुत खूबसूरत बात है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसमें जो सेटर होता है ना, वो एक अजीब सा स्टेटमेंट दे देता है क्वेश्चन में, जो आपका काम आसान कर देता है, जैसे इसमें है। अभी देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ए न्यू पॉलिटिकल पार्टी एज्यूम्स पावर एट द सेंटर, जैसे अभी बीजेपी हट गई और कांग्रेस आ गई, इट हैज द ऑथोरिटी टू डिसमिस मिनिस्ट्रीज फॉर्म बाय अदर पार्टीज इन द स्टेट, तो वो बीजेपी के सारे गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगी। ये क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? कोर्ट ऐसा बोलेगी? और ये क्या कर रहा है, इस प्रिंसिपल, मतलब कोर्ट प्रिंसिपल बनाएगी कि जिस पार्टी की सरकार आएगी वो अपोजिट पार्टी के की सरकार जो स्टेट में है उसको डिसमिस कर देगी। तो ये आउटलैंडिश क्रूड स्टेटमेंट है, ये गलत है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब यहां मैच करने के लिए है, तो ये इसलिए आसान हो जाता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी इतना फेमस कमेटी है, उसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, तो आपका काम इसी से शायद बन जाएगा, ए के 2 से, और यस बन गया। बाकी कमेटी के बस मेंबरशिप को पढ़ लीजिए। इससे आपको ये भी हिंट मिलता है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके बारे में बहुत कुछ जानिए आप। जैसे आप ये भी जानिए कि एस्टीमेट कमेटी में, जिसमें कि मेंबर्स जो हैं 30 हैं, सारे के सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा से नहीं होते, क्योंकि ये पर्स का मामला है। मनी बिल भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है पहले। तो ये सब जो टिट बिट्स हैं, ट्रिविया हैं, वो आपको जानना चाहिए रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब हम लोग आ गए हैं जून 2015 पेपर 2 में। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, मतलब ये फिर से वही कह रहे हैं कि अब वही किस ऑर्डर में, किस क्रम में प्रियम्बल में ये चार जो हैं नॉर्मेटिव वैल्यूज लिखे हुए, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, मैंने यहाँ पे दे ही दिया, आप देख सकते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इस क्रम में है, जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, याद भी कर लीजिए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट में पूछा गया कि जस्टिस कितने टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी क्या, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हम प्रेम्बल पढ़ रहे हैं। इक्वलिटी किसके लिए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यहाँ सोशल जस्टिस की बात आती है, एंड प्रमोट अमॉन्ग ऑल द फ्रेटर्निटी। और एक बात और यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ जो इंटीग्रिटी वर्ड है, यहाँ जो सोशलिस्ट है, सेकुलर है, ये तीनों वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट से ये तीन वर्ड इंसर्ट किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू फॉरेनर लिविंग इन इंडिया, ये पूरा पढ़ लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे जो एक्ट में रिलेटेड फंडामेंटल राइट है, ये सभी पर्सन को अवेलेबल है, चाहे वो फॉरेनर ही क्यों ना हो। तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें कौन सा नहीं आएगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नहीं आएगा, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी नहीं आएगा। तो ये ए और बी जो है वो इसमें आएगा, ये सभी को अवेलेबल है। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल के तहत जो है, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा, वो चुने जाते हैं। उनके बारे में जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कहलाते हैं। अभी जो करंट एजी है उनका नाम है के वेणुगोपाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी एबोलिस्ड, तो ये देखिए, ना तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, इसलिए वो नहीं होगा। राज्यसभा जो है वो कभी एबॉलिश नहीं की जा सकती है। लेकिन स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो सेकेंड चैम्बर है, उसको आप डिसॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन एबॉलिश कर सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। तो यही है। अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है जो कई कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर है, कि कितने स्टेट में जो है वो बाई कैमेरियल लेजिस्लेचर, इंडिया में केवल 6 स्टेट में जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ तेलंगाना 2 बार हो गया, उत्तर प्रदेश। देख लीजिए, एक एक दो तीन चार पांच छह स्टेट में बाई कैमेरियल है, बाकी सब जगह केवल जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग गवर्नर अपॉइंटी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय गवर्नर, मतलब इसमें से कौन है जो केवल गवर्नर ही हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, आर्टिकल 317 कहता है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं उसको प्रेसिडेंट हटा सकता है, तो उसको तो आप हटा दीजिए, उसको गवर्नर नहीं हटा सकता है। बाकी ए बी डी जो है उसको वो हटा सकता है, खुद ही हटा सकता है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट अंडर आर्टिकल 3, वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको एकदम याद होना चाहिए कि 356 के तहत मैक्सिमम 3 साल तक जो है 6 महीने के अंतराल पे आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, उससे अधिक नहीं। अब यहाँ पे आइए, ये कह रहा है कि आर्टिकल 368 के बारे में जिससे अमेंडमेंट होती है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है।
तो इसमें यदि देखेंगे, आप बहुत लंबा है, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आप जरूर से गौर से पढ़िएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें ये जो है, आप इसको देखिए, स्टेट असेंबली कैन प्रपोज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है, ये नहीं है, नहीं कर सकते प्रपोज। तो फिर क्या बच जाता है इसमें? देखिए, ज्वाइंट सेशन जो है वो हो नहीं सकती है, बिल कैन बी रिमूव ज्वाइंट सेशन, ये भी गलत है। ओनली इन द लोअर हाउस, नहीं दोनों हाउस में कहीं, तो ये भी गलत है। प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं होती है, वो एक बार अमेंडमेंट वाली बिल यदि आ जाए तो उसको एक्सेंट देना होता है। और द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विद द स्पेशल मेजोरिटी, ये भी सही है। तो ये सही है, ये गलत नहीं है। इसका मतलब ए को हटा दीजिए तो बी सी डी ई जो है वो गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 368 जो है वो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर आफ्टर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में कहा है कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंडमेंट के आर्टिकल 360 में, वो अनलिमिटेड है, एक्सेप्ट कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। Which of the following is not a condition for parliament to legislate on the subjects mentioned in the state list? देखिए, जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उसमें से उसको भी पार्लियामेंट उस पे लॉ बना सकती है, कुछ कंडीशंस हैं। कौन कौन से कंडीशन इसमें ये कंडीशन नहीं है, पूछ रहा है कौन से वो है जो कंडीशन नहीं है। तो ये है कि लोकसभा डिसाइड दैट सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट इज नेशनल इंपॉर्टेंस, सही है। इफ टू और मोर स्टेट यदि कहें कि हाँ हमारे लिए बना दीजिए तो भी सही है। स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर तो भी सही है। इफ ए ट्रीटी विद ए फॉरेन कंट्री हैज टू पुट इनटू इफेक्ट, ओके, ये भी सही है। सॉरी, ये वाले को जरा गौर से पढ़िए। इफ द लोकसभा डिसाइड दैट इज सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नहीं, लोकसभा के डिसाइड कर लेने से नहीं हो जाएगा। यदि राज्यसभा अपना एक रिजोल्यूशन पास करे स्पेशल मेजोरिटी से कि स्टेट लिस्ट में बन सकता है, तो पार्लियामेंट बना सकती है। राज्यसभा को वो पावर है, ना कि लोकसभा को, तो ये गलत है, यही इसका सही आंसर है। Any resolution passed by the parliament for removing a judge of the Supreme Court has to be investigated by a committee comprising होता है, एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है जिसमें कि 2 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक लीगल एक्सपर्ट या लुमिनरी होते हैं। और फिर वो इंक्वायरी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखी जाती है, जिसपे पार्लियामेंट जो है एक तरह से बहस करता है। इसको इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं, जजेस के रिमूवल का। अब यहाँ पे ये तो बहुत आसान है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है आप अन्ना हजारे से जोड़ सकते हैं, तो ए का 3 से जो है कोई बात बनी नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन आप मेधा पाटेकर से जोड़ लीजिएगा, तो बी का 4, तो ए का 3 और बी के 4 से जो है आपका ये क्वेश्चन 2 50-50 में बढ़ जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट अरुणा रॉय और अरविंद केजरीवाल आप जानते हैं, तो ये सी का 1 है, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से हल होता है थर्ड लेवल पे जाकर, लेकिन बहुत आसान है। अब हम लोग आ गए हैं जून 2015 पेपर 3। इसमें यदि देखें तो ये है अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और बुक एंड ऑथर जो है वो नेम ऑफ द बुक, तो ये कौन सा है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच यदि आप देखेंगे तो इससे आपको पता लग जाता है। देखिए, ये आप गेस कर सकते हैं, जैसे मैंने जो गेस किया, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट जो हुआ है वो एक हिस्टोरिकल अप्रोच है, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। तो ए का 2 और ए के 2 से जो है आपकी पूरी बात ही बन जाती है। बाकी इसको मैच कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहा हूं कि मैं अभी मेमोरी से कर रहा हूं, लेकिन मैंने इसको जब सॉल्व किया था आप लोग के लिए तो मुझे लगता है यही सही है जो मैंने अभी किया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ, तो ठीक है, ये सब तो बहुत ही मतलब रोट लर्निंग क्वेश्चन है। 292 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंस थे, 4 चीफ कमिश्नर एंड 93 फॉर प्रिंसली स्टेट। अगेन मैं देख रहा हूं, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि इसमें से कौन किससे मैच कर सकता है। तो आप सीधा देख सकते हैं कि गांधीयन फिलॉसफी जो है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गया है। मतलब डीपीएसपी किस फिलॉसफी से गाइडेड है ये कह रहा है, तो सी का 1, और सी के 1 से जो है आप ये और ये हो जाता है। तो एक और आपको खोजना है, जैसे वेलफेयरिज्म लीजिएगा तो बेटर हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड वेलफेयरिज्म है, तो ए का 2, और इससे जो है आपका उससे तो बात बनी नहीं, तो आपको और डीप में जाना पड़ेगा। तो इंटरनेशनलिज्म जो है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल, तो डी का 3 और डी के 3 चूंकि इसमें है तो आपकी बात जो है बन जाती। इन विच पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन मेंशन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A जो है इसके लिए बनाया गया
ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब ये इंसर्ट किया गया था, ये 42nd अमेंडमेंट से किया गया था, उस समय में इस पे 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे। बाद में 11वां जुड़ा, कब जुड़ा? 86th अमेंडमेंट आया था राइट टू एजुकेशन को लाने के लिए, उसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ा कि पेरेंट अपने 14 साल से बच्चे को इधर उधर नहीं काम में लगाएंगे, स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। अब यहाँ देखिए जैसन पढ़ते हैं हम 35 number question. Ordinances provide minority government with a useful device, but one that is now increasingly difficult to convert into. कहता है कि कोई यदि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर में काफी कोलिशन के टाइम में रही थी, तो वो ऑर्डिनेंस रूट जो होता है वो बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको पार्लियामेंट से बिना पास कराए हुए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस से एक्ट ले आते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है, और वो पास नहीं हो पाता है तो वो ऐसे ही वो खत्म हो जाती है, ये कह रहा है। रिसेंट कोलिशन गवर्नमेंट हैव यूज्ड ऑर्डिनेंसेस टू अवॉइड डिबेटिंग लेजिस्लेचर विद देयर पार्टनर, मतलब कि, और ये कोलिशन गवर्नमेंट इसको इसलिए अपनाती है हथकंडे को क्योंकि उसको डिबेट करने से बच जाती है। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए बी इसका जो है सही है। ए और बी में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अंडर विच आर्टिकल्स द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, ये तो अभी जस्ट हमने बताया कि आर्टिकल 32 और 226, ये लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन इससे अच्छा क्वेश्चन ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए आर्टिकल 32 के तहत जो रिट है वो केवल फंडामेंटल राइट के इंफ्रिंजमेंट होने पे ही सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है, वो 5 टाइप के रिट। लेकिन जो हाई कोर्ट का पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा उसका दायरा बड़ा है, क्योंकि 226 के तहत जो रिट है वो किसी भी प्रकार के राइट, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही क्यों ना हो, फंडामेंटल राइट नहीं हो, अदर राइट, लीगल राइट हो, उन सब के लिए जो है रिट जारी हाई कोर्ट कर सकती है 226, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के लिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है कि इन इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, कि जो स्टेट और उसके अंदर जो हर जगह रीजनलिज्म है और अलग अलग स्टेट की मांग हो रही है, स्टेट के अंदर स्टेट, तो ये सब तो सही है, लेकिन यहाँ पे आप अटक जाएंगे कि गोरखालैंड जो है वो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वाला एरिया जो है वो डिमांड कर रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये यदि गलत है तो बाकी सब सही है। गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान, मारू प्रदेश एंड महाराष्ट्र, विदर्भा, तो ये सब याद कर लीजिए। Which of the following committee voiced concern about criminalization of politics and politicization of criminal? ये मैंने कई बार बताया है, वोहरा कमेटी, एन वोहरा, उसमें में होम मिनिस्टर पहले होते थे, उनको जो है 1993 में मुंबई बम अटैक के बाद में दिया गया था इंक्वायरी की, किस तरह का प्रॉब्लम है, कैसे नेक्सस होता है, इसके चलते ऐसा हो जाता है इंटेलिजेंस फेलियर, हम लोग जान नहीं पाते हैं। The study of state politics as an autonomous discipline has been primarily an outcome of, तो ये कौन बोलेगा कि नहीं, ये राइज ऑफ रीजनल पार्टी जब हुई तब जो है स्टेट पॉलिटिक्स को जो है एक ऑटोनमस, अभी हम लोगों ने देखा कि रीजनलिज्म के राइज के साथ ही स्टेट पॉलिटिक्स ऑटोनमस होती चली गई, जैसे बंगाल की पॉलिटिक्स, तेलंगाना की पॉलिटिक्स, अभी आप देखें केरला की पॉलिटिक्स, सब जो है वो सेंटर से बहुत अलग डायरेक्शन में चलती है, तो वो ऑटोनमस हो जाती है, इट इज राइज ऑफ रीजनल पार्टी। अब यहाँ पे जो है बुक और थिंकर और कॉन्सेप्ट मिलाने के लिए आपको पता है कि मल्टीकल्चरलिज्म, भीखू पारेख ने बुक लिखा है, मैंने कई जगह आपको बताया है, तो ए का 2 और इससे ये क्रैक हो जाती है, बाकी को जो है आप चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही फेमस ऑथर है, मैं टाइम कम होने के चलते मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इस पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ आप अटक जाएंगे। लेनिन ने जो बुक लिखा था इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म था, ये उल्टा सीधा कर दिया गया है, इसलिए ये गलत है। बाकी सबको आप जो है याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छे बुक्स हैं ये, जैसे लिपसेट का पॉलिटिकल मैन आप भूल नहीं सकते हैं, तो याद कर लीजिए। इवन चार्ल्स टिली का फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रिवॉल्यूशन सब इंपॉर्टेंट बुक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये स्टार क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि ये क्विज क्वेश्चन है, ट्रिविया है, कि कुछ दिन के लिए जब तक कि राजेंद्र प्रसाद नहीं बने थे, तो इनॉग्रल सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डॉक्टर बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको जो है चेयरमैन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जानना चाहिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैट्यूटरी बॉडी, मैंने कई बार बताया कि स्टैट्यूटरी बॉडी किसको कहते हैं, वैसे बॉडी जो किसी एक्ट से बनती है, तो इसमें से यदि आप देखेंगे तो यूजीसी एक्ट से बनी है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट एक्ट से बनी है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, लेकिन यूपीएससी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी से ऊपर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 से 323 के बीच में लिखी हुई है, इसलिए ACD होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केम इनटू पावर इन द स्टेट ऑफ, ये सब हम लोग जानते हैं, आपको भी जानना चाहिए, 1957 मुझे लगता है, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। केरला में फर्स्ट टाइम कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट आई थी, जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में थी, बाद में उसको गिरा भी दिया गया था।
Which one of the following rights was recognized by the Supreme Court in the Selvi case judgment? तो ये एक important है, छुपा हुआ है, ये है right to mental privacy। मतलब ये इसलिए उठी थी कि जो क्रिमिनल होते हैं उनको आप नार्को टेस्ट कराते हैं, लाई डिटेक्टर कराते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, उसके अगेंस्ट में ये पीआईएल दायर हुई थी और ये कहा गया था कि उनका मेंटल प्राइवेसी है, आपके दिमाग को ऐसा ना छेड़ दे कि आप पागल ही हो जाए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा आप कोर्ट से तो फ्री हो गए लेकिन आपका दिमाग जो है स्टेबल नहीं रहा। अब हम लोग आ गए हैं दिसंबर 2015 पेपर 2 में। In whose description Maulana Azad Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Rajendra Prasad formed an oligarchy within the Constituent Assembly। ये मैंने कई बार डिस्कस किया है, मैंने अपने गाइड में भी दिया है, ये ग्रेनविल ऑस्टिन की जो बुक है उसमें ये बात लिखी हुई थी। तो उन्होंने लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, तो बहुत ही फेमस बुक है, उसमें ये बात उन्होंने कही थी। ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है कि ये लोग मिलकर के एक पावरफुल ग्रुप बनाते थे ऑस्टिन के अनुसार, जो सारे डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लेते थे। इसमें गौर कीजिए कि इसमें बी आर अम्बेडकर नहीं है। Which one of the following acts has not been passed under Article 34 of the Indian Constitution? ये इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि आगे चल के आप देखेंगे कि अपने खुद को ये काटता है। ये यहाँ पे कहता है कि यहाँ है नॉट बीन, तो ये कहता है कि आपस्पा जो है, आपस्पा वो 34 के तहत नहीं आई है। 34 क्या है यहाँ पढ़ लीजिएगा। वो ये कहता है कि कहीं पे यदि मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पे जो कोई ऑफिसर या कोई भी आर्मी मैन काम करता है वो इंडेमनीफाई हो जाएगा, उस पर कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट नहीं चलाया जाएगा तो गोली भी उससे गलती से चल गई तो वो इसका कहना है कि आपस्पा जो है उसके तहत नहीं लाया गया, बाकी लाया गया। एक और क्वेश्चन में कहती है कि आपस्पा उसके तहत लाया गया है, इसको और आप रिसर्च कर लीजिए, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ये कुछ इनवैलिड लग रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट द लॉन्ग लास्ट बिकमिंग आफ्टर 32 years ऑफ रिपब्लिक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडियंस, ये किसने ऐसा कहा था? ये कहने वाले थिंकर हैं उपेंद्र बख्शी, जो एक तरह से मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। इनके काफी जो है बुक और इससे आप एमए में पढ़ेंगे, और मैंने एमए के लिए कुछ पढ़ाया भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस में है। India has a hollowed place in discussion of democracy, but it has become less tolerant, less secular, less law-abiding, less liberal, and there is two trend, democratization and illiberalism। मतलब इस तरह का थोड़ा जो क्रिटिकल अप्रोच कि इंडिया में एक तरह से डेमोक्रेसी डिपेंड हो रही है, दूसरी तरह से जो टॉलरेंस है वो कम से कम होती जा रही है, मतलब बेमनस से बढ़ता जा रहा है, लिबरलिज्म कम हो रही है। ये ट्रेंड चल रहा है इंडिया में। ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले फरीद ज़कारिया हैं, जो नियो क्लासिकल रियलिस्ट भी कहलाते हैं। इनके बारे में और ज्यादा पढ़ लीजिएगा। In which one of the following cases the Supreme Court of India has laid down exhaustive guideline for preventing sexual harassment of working women at the place of their work? मतलब कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरेंजमेंट किया कि जो काम करने की जगह पे औरतों के साथ, जो वुमेन वर्कर उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। इस केस को कहते हैं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके बाद जो है विशाखा गाइडलाइन बनी और उसमें हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कमेटी बनी जो इस तरह की शिकायत को जल्दी जल्दी निपटारा करेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही आसान है, कौन किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो आप जानते हैं इसमें क्या देना है। रामविलास पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी के थे, इनका निधन कुछ दिन पहले हो गया। कुमारा स्वामी जो हैं वो जनता दल सेकुलर से हैं। प्रफुल्ल पटेल जो है वो नेशनल कांग्रेस पार्टी, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। आप मैच कर लीजिएगा, एक ही दो से आपका काम बन जाएगा, इतना जानने की जरूरत भी नहीं है। हाउ मेनी फंक्शनल आइटम हैव बीन प्लेस्ड, ये हिंदी में पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कि 12 शेड्यूल जो है वो 74th अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, उसमें कितने सब्जेक्ट को कहा गया था कि स्टेट जो है ट्रांसफर कर देगी म्यूनिसिपैलिटी को, 18 सब्जेक्ट। इससे जुड़ा हुआ है कि 73rd अमेंडमेंट जो पीआरआई पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, उसमें 29 सब्जेक्ट को कहा गया था ट्रांसफर करने 11 शेड्यूल के तहत। तो ये दोनों जान लीजिए, 11 शेड्यूल 29 सब्जेक्ट, 12 शेड्यूल 18 सब्जेक्ट। और ये भी जान लीजिए कि ये दोनों इतने सब्जेक्ट ट्रांसफर हुए ही नहीं। रीअरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल, फिर आ गया क्रोनोलॉजिकल। पुंछी कमीशन, ये फिर वही आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आ रहा है, 1973 है, आपको पता है। ये 2007 है। ये फर्स्ट, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन तो दो है, मान लीजिए इसको हम फर्स्ट मानते हैं तो 1966 हो जाएगा। राजमंडार कमेटी 1969। अब आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो ये सब बहुत ही आर्बिट क्वेश्चन है। इसमें गोपाल स्वरूप पाठक जी क्यों रहेंगे? क्योंकि ये तो इंडिया के 4th वाइस प्रेसिडेंट थे। इनसे जुड़ा हुआ आपको शायद पता भी नहीं होगा कि 4th वाइस प्रेसिडेंट है गोपाल स्वरूप पाठक। और ये एक क्विज क्वेश्चन आता है कि ही वाज द फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। इसके पहले जो वाइस प्रेसिडेंट बनता था वो प्रेसिडेंट भी बन जाता था। ये इन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया।
अब यहाँ पे देखिए ग्रैनविल ऑस्टिन जो है वो आते हैं, तो यहाँ पे आपका काम आसान हो जाता है। इन्होंने बुक लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, बी का 3, क्या बी के 3 से क्रैक हो जाता है और क्रैक हो जाता है, बाकी सबको मैच कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन सुपर इजी बन जाता है इसके चलते, लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं क्योंकि ये सभी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आ गए हैं दिसंबर 2015 पेपर 3 में। इसको मैच चलिए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 था, इससे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, डी का 1, तो क्या डी के 1 से क्रैक होता है? तो 50-50 तो हो ही जाता है। एक केवल हमको करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 थी, उससे सीधा शासन जो है ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया था, ब्रिटिश सरकार ने। तो उन्होंने क्या किया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त कर दिया था, सी का 4। तो सी का 4 और ये क्वेश्चन हो गया क्रैक। हु, अब बाकी को मैच कर लीजिएगा चार्टर एक्ट को। हु प्रेजाइडेड ओवर द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1828? ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें नेहरू रिपोर्ट बनी थी। नेहरू रिपोर्ट एक तरह का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था उस समय में, साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। इसको हेड करने वाले ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को मोतीलाल नेहरू थे, और उनके जो बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, वो उस कमिटी के कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अब इसमें यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सारा का सारा स्टेटमेंट मेरे अनुसार से सही है। ये डायरेक्शन दे सकता है स्टेट, यहाँ मैंने दिया भी है कौन सा, आर्टिकल 257। यदि उस डायरेक्शन को ना माने तो वहाँ इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये आर्टिकल 365 है। दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। और गवर्नर जो है स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ऑफ कोर्स, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। अगेन वही है कि ऑल ऑफ द अबव है तो वही ज्यादा होगा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए टेंशन एरिया इन इंडियन फेडरलिज्म? कौन सा टेंशन एरिया नहीं? इसमें से सभी टेंशन एरिया है लेकिन दो नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल क्यों टेंशन एरिया होगा? कभी नहीं होगा। 56 है, रोल ऑफ गवर्नर है। यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन क्यों टेंशन एरिया? तो इसमें टेंशन एरिया है, ये भी है, इसलिए केवल ए छोड़ करके बाकी सब टेंशन एरिया है। 74th Constitutional Amendment Act 1992 does not apply to the scheduled area in the case। अब ये क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि ये 74 जो है पेसा एक्ट से, ये जो 10 स्टेट हैं, जो शेड्यूल 5th स्टेट है, यहाँ तो एक्सटेंड हो गई है, लेकिन ये इस मतलब ये क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करने की कोशिश किया है, आई डोंट नो। यदि ये कह रहा है कि इसमें से कौन से स्टेट नहीं है 5th शेड्यूल एरिया, तो शायद ये कहना चाहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है और इसमें हरियाणा नहीं है। यदि ये कहना चाहता है कि इन सब में शेड्यूल ट्राइब है ही नहीं, क्योंकि कुछ स्टेट में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, तो शायद ये है, तो बी और सी इसका सही आंसर है। लेकिन इसको और पढ़ लीजिएगा। आपको जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है 73rd 74th अमेंडमेंट पहले नहीं था 5th और शेड्यूल एरिया में लागू जब ये आया था, लेकिन पेसा एक्ट से ये 5th शेड्यूल एरिया में तो लागू हो गया, लेकिन 6th में अभी भी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। ये एकदम सुपर इजी क्वेश्चन है। चिपको मूवमेंट को सुंदरलाल बहुगुणा से आप मैच कर लीजिए। ये सब बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन आप दूसरी बार देख रहे हैं। मेधा पाटेकर, राइट टू इन्फॉर्म अरुणा राय, और तो ये जो है के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना मूवमेंट। तो आपको पूरा ही का पूरा जो है ये मैच हो गया। अब एक ही दो से काम चल जाता है, मैच कर लीजिएगा। अब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट किस क्रम में आए हैं। फिर अगेन वही गोपाल स्वरूप पाठक जी यहाँ आते हैं चौथे, तो ये डी है। बस आप देख लीजिए इन सब चीजों को, मतलब आप जितना रट सकें, मेमोरी पे आपके ताकत पे भरोसा है तो रट लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोइंग द स्टेट एंड डोमिनेंट कास्ट इज नॉट करेक्ट? अगेन ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि अब डोमिनेंट कास्ट हर स्टेट में रटना जो है, तो यहाँ पे केरला में वेल्मा नहीं है, बाकी सब डोमिनेंट कास्ट हैं। अब यहाँ मैंने दे दिया है कि कौन कब वाइस प्रेसिडेंट थे, मैंने गाइड में तो पूरा ही दे दिया है। Who among the following classifies regional movement in India in terms of ethnic and nativist movement? तो ये जो है वही मैरन वेइनर जो पॉलिटिक्स ऑफ स्कास्ट्री लिखी है, उन्होंने ये कहा है। अब इन दोनों में फर्क आप समझ सकते हैं कि इथनिक मूवमेंट और नेटिविस्ट मूवमेंट। इथनिक जैसे नेटिविस्ट वो है कि हम यहाँ के नेटिव हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि हम एक इथनिक रेस को बिलोंग करते हैं। इथनिक जो है वो नेटिविस्ट नहीं है, वो मतलब कि कल्चरल इथनिसिटी के बेसिस पे जो मूवमेंट होती है। दोनों में फर्क आप जैसे कि असम का मूवमेंट है वो नेटिविस्ट मूवमेंट टाइप का हो जाता है, और जो जैसे आप देखेंगे कि नागालैंड का मूवमेंट है वो इथनिक मूवमेंट हो जाती है। व्हेन वाज इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 के तहत जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो कब इंडिया में सेटअप किया गया, ये मैंने आपको बताया 1990 में। अब इसको यदि मैच करना तो ये बहुत ही सुपर सुपर इजी है। कि ये सुपर इजी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि ये जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी जो है बीजेपी के आर्म है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन
आईएसएफ जो है वो सीपीआई का है, और स्टूडेंट फेडरेशन एसएफआई जो है वो सीपीआईएम का है, और कांग्रेस की जो है वो एनएसयूआई है। तो इसको मैच कर लीजिए, एक ही दो से आपका काम बन जाता है। Since when consensus has emerged in India that the post of deputy speaker should go to opposition party? ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि कब कंसेंसस इसके लिए डेवलप हो गया। तो 1996 से कंसेंसस डेवलप हुआ है। बस जान लीजिए, आंसर है तो जान लीजिए, नेट पे जाके और पढ़ लीजिए कि कैसे ये कंसेंसस डेवलप हो। बहुत सारे कंसेंसस जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, ब्रिटेन में तो बहुत सारे हैं, कन्वेंशन कहते हैं, वो इंडिया में भी कुछ कुछ आई है, कुछ लोग उसको तोड़ भी देते हैं। जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं, भाई कन्वेंशन ये है कि वो अपोजिशन पार्टी को दिया जाता है, ये कन्वेंशन है, लेकिन अभी उसको तोड़ दिया गया। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो रूडोल्फ एंड रूडोल्फ जो है वो इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी इन्होंने लिखा है। तो बी के 3 से क्या बात बनती है, और बी के 3 से ये क्रैक हो जाता है, तो बाकी को आप मैच कर लीजिएगा। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो केशवानंदा भारती बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो सी के 2 से क्या बात बनती है, तो सी के 2 से बात बन जाती है। तो सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है, बाकी को मैच कर लीजिए। अब यहाँ पे वही मैं बोल रहा था कि यहाँ अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। एक साल का क्वेश्चन दूसरे साल को काटता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज बीन मेड अंडर आर्टिकल 34? ये इसका जवाब देता है कि ये आफ्सपा को जो है आर्टिकल 34 के तहत बनाया गया। वहां पूछता है कि कौन सा इसमें से एक्ट जो है आर्टिकल 34 के तहत नहीं बना है, वहां कहता है आस्पा नहीं बना है। अब इसको नेट पे और पढ़ लीजिए, और दोनों में से एक गलत होगा। ओके, अब हम लोग आ गए हैं जून 2016, जो जो पार्ट 4 है उसका ये लास्ट साइकिल है। पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इंडिया। फिर वही क्रोनोलॉजी है। अब इसको तो मैंने सीधा यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हैं। जस्टिस पार्टी जो नायकर पेरियार कहते हैं, उन्होंने स्टैब्लिश किया था 1917। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं अकाली दल एंड महासभा, हिंदू महासभा, वो तो पॉलिटिकल पार्टी जैसी तो खैर पार्टी कह सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में है, फारूक अब्दुल्ला, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अर्बिट क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे आर्टिकल 156 में जो है, ओके, ये 156 क्यों गलत है, क्योंकि 156(2) जो है ये कोई डिसमिसल से नहीं है, ये उनके रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही महीन टाइप के क्वेश्चन है, बाकी सब इसमें सही है, सब आर्बिट टाइप के आर्टिकल हैं, बहुत आपको याद रहने लायक नहीं है, तो डिफिकल्ट है, इस पे ज्यादा बॉदर मत कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 देखिए, द ओनली मोड ऑफ इनिशिएटिंग ए प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट इज टू इंट्रोड्यूस ए बिल इन आइदर हाउस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। एकदम ट्रू है। इफ देयर इज ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन, मतलब ये दोनों हाउस में डिसएग्रीमेंट हो, तो इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए ज्वाइंट सेशन हो सकता है। नो, फॉल्स है। देखिए, अमेंडमेंट में आर्टिकल 108 जो है उसमें ज्वाइंट सेशन की बात है। वो नॉर्मल बिल में यदि डेडलॉक हो जाए कि राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा नहीं कर रहा है, तो उसको ज्वाइंट सेशन बुलाया सकता है। लेकिन अमेंडमेंट में कोई ज्वाइंट सेशन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए, ये अमेंडमेंट मैच करना है, ये बहुत आसान है, ये आप मैच कर लेंगे, क्योंकि 36 अमेंडमेंट से जो है वो सिक्किम बनी थी, और 61 से जो है वो लोअर किया गया था वोटिंग एज को। तो इसको आप इससे मैच कर लीजिएगा। 18 ईयर राजीव गांधी के केस में के टाइम में 36 से जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सिक्किम, सॉरी, तो ए का 2, तो ए के 2 और बी के 3 से, ए के 2 और बी के 3, ए के 2 और बी का, ओ इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इसमें मैच नहीं हो रहा है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें है कुछ प्रॉब्लम, इसमें मैच नहीं हो रहा है। मैंने जो पिछला क्वेश्चन में कहा था मैच नहीं हो रहा है, उसको और गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि है बहुत आसान। आप उसमें हो सकता है कहीं पे कोई एरर हो उसमें, या हो सकता है मेरे से अभी देखने में एरर हो रहा, आप चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो मैच करना है वो भी उतना ही आसान है। यहाँ पे ये एक बार और मैंने डिस्कस किया था, इसलिए आपको ये आसान लगना चाहिए। ग्रैनविल ऑस्टिन जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात अपने बुक में करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ए के 3 से आप मैच कर सकते हैं, इससे आप 50%। और एप्पल बाय जो है वो कहते हैं कि फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, तो
आप सी के 2 से कर सकते हैं, सी के 2, और इससे आपका ये क्वेश्चन जो है क्रैक होता है। बाकी को मैच कर लीजिएगा। ये टाइप ऑफ फेडरलिज्म जो है, जैसे केसी वेयर आपको पता है क्वाजाई फेडरल कहते हैं ये, तो बी का जो है वो 1 हो जाएगा, लाइक दैट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। आइवर जेनिंग ने एक्सट्रीमली फेडरल कहा था। ऑफ कोर्स ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों कहा था। अब यहाँ पे ये भी जो है दूसरी बार हम लोग देख रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये जो है आपको पता है किसके थ्रू किया गया है। लेकिन उससे भी आसान है कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम आपको पता है कि हम 1909 से दी गई थी, तो सी का 4 और सी के 4 से आपका सीधा क्रैक हो जाता है, तो बाकी आप सीधा मैच कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिट ऑफ हैबिया कॉर्पस इज करेक्ट? हैबिया कॉर्पस क्या होता है? मतलब प्रोड्यूस द बॉडी। यदि कोई इलीगल डिटेंशन या किडनैपिंग, कोई प्राइवेट आदमी ने किसी को किडनैप कर लिया हो, कोई बंधक बना लिया हो, या सरकार ने ही गलत ढंग से किसी को डिटेन कर लिया हो, तो आप हैबिया कॉर्पस स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट में कर सकते हैं। आप ये चारों स्टेटमेंट जब पढ़िएगा तो ये आपको आएगा। द रिट इज ए पावरफुल सेफ गार्ड टू द सब्जेक्ट, मतलब सिटीजन, अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्ट नॉट ओनली ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, जो आपको किसी को किडनैप कर लेता है, बट ऑल्सो ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द गवर्नमेंट, जो मतलब जो डिटेन कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है रॉन्ग वे में, बिना कानून को मतलब रास्ता के द्वारा नहीं, लेकिन इलीगल डिटेंशन। तो स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट में ये रिट जारी किया सकता है आर्टिकल 32 और 226 के तहत, रिट ऑफ हैबिया कॉर्पस। इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन इंडिया प्रोड्यूस्ड ए वन पार्टी डोमिनेंस, ये तो बिल्कुल सही है। जो कि सिंगल पार्टी सिस्टम से अलग था। यहाँ ऐसा नहीं था कि और पार्टी को कोई मौका ही नहीं था, जैसे चाइना में होता है। टिल 1967 द कांग्रेस पार्टी हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट पावर बोथ एट द सेंटर एंड आल्सो इन मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी ट्रू है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, तो इसलिए ये इसको कहा जा सकता है। अरेंज द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो अब ये तो बहुत ही अरबिट है, मैं इसमें कोई डेट नहीं दे रहा हूँ, मतलब अब कौन कब बने थे, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, रोट लर्निंग की हाइट है, तो सी इसका ऑप्शन है सही। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैव बेंच ब्रांचेज, मतलब ये सही है, जो कि मतलब जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो वो जो है लखनऊ का एक बेंच है। इस तरह से इलाहाबाद, बॉम्बे, जबलपुर, ये सब सब बेंचेज हैं। तो इस तरह के आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे, जैसे एमपी में मान लीजिए भोपाल है, लेकिन जबलपुर में बेंच है। अब हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट साइकिल जो थी जून 2016, उसकी पेपर 3, जो इस पार्ट में जो डिस्कस हो रहा है, इसलिए मैं लास्ट बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइट टू निगेटिव वोट, मतलब नोटा जो है, इज करेक्ट? इसका मैंने सीधा आंसर दे दिया है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट आप देख लीजिए। नोटा जो है 2013 में लाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और इसमें पहला ए और 4 सही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वांटेड द नन ऑफ द, मतलब नोटा बटन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शुड बी ऑफर टू वोटर, ठीक है। और ये है कैंडिडेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट विल बी डिक्लेयर इलेक्टेड इफ सी रिसीव्स, मतलब यदि किसी कैंडिडेट को नोटा से भी कम वोट आया हो, लेकिन और सब कैंडिडेट से ज्यादा आया हो, तो एफपीटीपी के अनुसार वो डिक्लेयर हो जाएगा। इसका मायने क्या है कि यदि नोटा हाईएस्ट वोट हो, तब भी उस इलेक्शन को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट्स हैं उसमें सबसे अधिक किसको आया। ऐसा ये बहुत लेकिन अनयूजुअल होगा कि नोटा जो है वो जीत जाए। 1 और 4 सही है, बाकी 2 गलत है, इसको देख लीजिएगा। एक तो वही है कि इलेक्शन को काउंटर माइंड कर दिया जाएगा, बाकी देख लीजिए। यहाँ पे एजर्सन देखिए, फेडरलिज्म इज नॉट डेड इन इंडिया, कौन बोलेगा? तो ट्रू है। न्यू रीजन्स आर कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग स्टेटहुड, इससे फेडरलिज्म का क्या नाता है कि मान लीजिए विदर्भा जो है वो अलग स्टेट चाह रहा है, सौराष्ट्र अलग स्टेट चाह रहा है, तो ये फॉल्स है, इसलिए सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अब इसमें ये भी इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि आपको मैं ये बता दूं तो आपको नॉलेज मिल जाएगा कि चलिए सी जो है वो मैच नहीं है। तो सी देख लीजिएगा क्या है, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट, इसको एक बार नेट पे पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा था लेकिन मेमोरी से अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। बाकी जो है सभी सही हैं, तो क्या है वो भी देख लीजिए, जैसे कि एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, वो सिटीजन को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो दायर कर सकते हैं। ओल्गा टेली, बहुत ही फेमस ओल्गा टेली वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल राइट टू लाइवलीहुड, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था डीपीएसपी को एक्सटेंड करते हुए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है प्रेसिडेंट और उनका टेन्योर, ये सब तो इतना, इसको आप लेकिन पकड़ सकते हैं इससे। देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो है वो हमेशा आपको याद रहना चाहिए जनता पार्टी के दौरान थे, तो 77 से 82 के बीच में आप जो है
डी को 2 कर सकते हैं। अब डी के 2 से जो है आपका 50-50 हो जाता है, इसको आप खत्म कर लीजिए। तो एक ही जो है आपको मतलब एक से ही और आपको जो है काम बन जाएगा। जाकिर हुसैन जो है बहुत पहले थे, इनका बीच में डेथ हुआ था 1967, तो बी का 4 और बी का 4 से जो है आपका ये बात बन जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से आप इस तरह को निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज हमेशा याद रखिए कि आपको एब्सोल्यूट इन सब का पता नहीं होना चाहिए कि कौन कब बने थे। एक लगभग आइडिया होना चाहिए कि प्रेसिडेंट हमारे कौन कब लगभग लगभग बने थे। इसी तरह से लगभग लगभग कब पार्टी बनी थी, लगभग लगभग कब कोई मूवमेंट हुआ था इंडिया में, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब ये जो है ये कहता है कि किस तरह से ब्रेकअप है एससी एसटी एरिया जो लोकसभा की रिजर्व्ड है और जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ठीक है, इसमें बी जो है वो सही है, बस आप याद कर सकते हैं, एक बार याद कर लीजिए। आपको पता है कि पॉपुलेशन के अनुसार, तो उस समय जो पॉपुलेशन हुई थी कास्ट सेंसस 1931 में, तो 15% इसके लिए और 7.5% जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए, 22.5% रिजर्व होता है। इसका परसेंटेज भी निकाल के देख सकते हैं होल नंबर में। According to Supreme Court of India, the foundation of composite culture as mentioned in Article F of Article 51A क्या है? अब ये क्वेश्चन मुझे एकदम इसका आंसर ठीक नहीं लग रहा है। कंपोजिट कल्चर का आधार ये कहता है कि संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। आई डोंट नो हाउ, जबकि यहाँ पे इतने सारे लैंग्वेज हैं, इतने सारे लिटरेचर हैं, उसमें कैसे संस्कृत लैंग्वेज को हम कह सकते हैं सर्मनिक लैंग्वेज, सर्मनिक कल्चर जो है, या अलग ही ट्रेडिशन रहा है इंडिया, मुस्लिम का अलग रहा है। तो इसका बी आंसर जो है इसको और आप देख लीजिए। मैं तो जाता तो डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया, लेकिन ये बहुत जनरल आंसर है, तो इस क्वेश्चन को मैं डाउटफुल टाइप का मानता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया? अगेन वही सेम क्वेश्चन जो कुछ देर पहले आपने देखा, तो ये यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जैसे कल्चरल एजुकेशनल राइट्स जो है इंडियन को केवल है, एंड ये जो है ये भी 4 भी जो है, तो 1 और 4 इंडियन को ही केवल मिलता है, तो देख लीजिएगा। Which of the following statement about the Government of India Act 1935 is not correct? ये बहुत अंदर की बात है, मतलब इतना डीप ये क्वेश्चन पूछा है कि इतनी रिसर्च की जरूरत नहीं होती है यूजीसी नेट करने के लिए, चाहिए भी नहीं, तो इसलिए मैंने सीधा आंसर दे दिया है सी। सी कहता है कि 1, 3, 4 एंड 5, मतलब कि 2 छोड़ करके जो है सब गलत है। तो 2 क्या है? द गवर्नर जनरल हैड द पावर टू मेक परमानेंट एक्ट्स बट नॉट ऑर्डिनेंसेस, ये कहता है। सॉरी, ओ 2 भी गलत है। 2, 3, 4, 5 मतलब 1, सॉरी, इन 6 ऑफ द प्रोविंसेस द लेजिस्लेशन वाज बाइकैमेरियल, इसको छोड़ के बाकी सब गलत है। तो इससे क्या नॉलेज मिला? कुछ भी नहीं। और ठीक है, ये क्वेश्चन भी आर्बिट्रेरी। अब यहाँ पे जो है मैच करने का है, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि सतकारी संगठन जो है वो जोशी उनको चलाते हैं। अभी काफी न्यूज में भी था जब किसान आंदोलन चल रहा था, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, और यहाँ कोई भी ऑप्शन जो सही दिया गया है डी, वो महाराष्ट्र को मैच नहीं करता। जब महाराष्ट्र से मैच करेंगे तो दूसरा आपको मैच नहीं करेगा, इसलिए ये इनवैलिड क्वेश्चन है, इनवैलिड। तो ऐसी गलतियां तो होती ही है यूजीसी में, हर साल 2-3 क्वेश्चन इनवैलिड होता है। Consider the following statement and select the correct answer from the code. Subject to legislation by parliament, the power to declare any area as a scheduled area is given to president. ये बिल्कुल सही है। ये जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल गलत है, ये 5th शेड्यूल नहीं 6th शेड्यूल का एरिया है, इसलिए ये गलत है। और ये भी गलत है कि गवर्नर को नहीं भेजना पड़ता, लेकिन ये थोड़ा सा जनरल डाउटफुल है। ये सही है। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो 1 और 4 को आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। 6 शेड्यूल एरिया कौन सा है ये आप जान लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके पहले मैंने आपको 5th शेड्यूल एरिया भी बताया था जो कि 10 स्टेट में है। ये दोनों को आपको याद रखना चाहिए। एक बार फिर से आपको याद रखना चाहिए कि पेसा जो है, जो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट जो 1986 है, उसने 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोविजन है उसको 5th शेड्यूल एरिया में तो एक्सपेंड कर दिया, लेकिन 6th शेड्यूल एरिया में अभी भी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोविजन लागू नहीं है। वहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है ट्राइबल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड about the outcome of the 16th लोकसभा इलेक्शन? तो 16th लोकसभा इलेक्शन आपको पता है 2014 का इलेक्शन था। अब अगेन ये बहुत ही स्पेसिफिक है, इसलिए मैं सीधा आंसर दे रहा हूं कि यूपीए को 54 सीट मिला और 23% वोट मिला। अब यहाँ पे एनडीए का भी सीट देख लीजिए।
अब यहाँ मैच करने का है, तो यहाँ भी मैं आपको सीधा आंसर दे रहा हूँ ए, आप देख लीजिएगा, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट बुक है और मैंने अपने गाइड में भी दिया है, तो इसको मत भूलिएगा और इसको याद करके ही आगे बढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आप यहाँ पे आपको हो सकता है, यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, थर्ड इलेक्ट्रल सिस्टम, लेकिन ये सब को इन्होंने सही बताया है। उन्होंने सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज की बात की थी योगेंद्र यादव ने, सेकेंड थर्ड एंड लाइक, तो थर्ड इलेक्ट्रल सिस्टम यहाँ पे लिखा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन ठीक है, हो सकता है सही हो। डी जो है इनका कहना है ऑफिशियल आंसर का कि ये योगेंद्र यादव ने ऐसा पोस्ट कांग्रेस पार्टी का एनालाइज किया था, जेम्स मैनर ने नहीं। इन्होंने डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल स्टेट की बात की थी, जेम्स मैनर, जो पूछा भी जाता है। तो डी इसका आंसर है, आप इसको और थोड़ा पढ़ लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग रोट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी टुडे ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने कई बार बताया, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे ब्रश साइड कर रहा हूँ कि ये नेहरू जी ने ये कहा था। मतलब वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है इंडिया में। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट लोअर कोर्ट्स आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये लोअर कोर्ट के बारे में इतना डीपर है, इतना जानने की शायद आपको जरूरत है कि नहीं। तो सी जो है ये कह रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट, तो सी जो है वो गलत है। तो ये दो को पढ़ लीजिए, इसकी पंचायती कोर्ट हैव ओनली सिविल जुरिडिक्शन, तो इसके अनुसार ये सही है। द मुंसिफ कोर्ट आर लोअर इन हायरार्की टू द कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस, तो ठीक है। तो सॉरी, नो नो नो, ये सी जो है, सी यहाँ पे है, ए एंड सी, तो ए और सी जो है ये फॉल्स है, केवल बी सही है। एनीवेज इससे क्या निकलता है इन सब से, आई डोंट नो। एट प्रेजेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी हैज 22 मेंबर, ये मैंने पहले बताया, लड्डू टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इजी। और इस तरह के क्वेश्चन का आपको इंतजार करना चाहिए, इस तरह क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए कैसे बाउंसर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर आसानी से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। मार्क्स तो दोनों में बराबर ही होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। अभी आपने देखा कि एक परंपरा चली आ रही है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो विरोधी पार्टी से होते हैं, अपोजिशन पार्टी से, लेकिन इस बार वो परंपरा भी तोड़ी गई है। ये लास्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज आर करेक्ट। तो ये एक्ट जो है अक्टूबर में आए तो सही है, तो ए तो सही होगा। इसने ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट को रिपील नहीं किया है, इट हैज नॉट रिपील्ड, ये इसने इसको रिपील किया है। इट हैज रिपील्ड, तो ये गलत है। इट हैज नॉट रिपील्ड, ये भी गलत है। इट इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन, ये सही है। तो ए एंड डी है, ये सही है। सो ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग लॉन्ग वीडियो, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन हैं, मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं बहुत तेजी से भागा हूं। आप वीडियो को रोक रोक करके देखिए, नेट पे जाके पढ़ के देखिए, तभी आपको नॉलेज होगा। और ये पूरा ह्यूज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें छिपी हुई है। इनफैक्ट यदि आप 3 पार्ट देख जाते हैं और चौथा पार्ट भी, तो आप एक तरह से यूजीसी नेट की अच्छी तैयारी कर पाते हैं। और फिर से मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर रहा हूं कि यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं जो पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बनाई गई है, लेकिन यूजीसी नेट के लिए भी उतनी उपयोगी है, बाद में आगे चल के यदि ये अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा एक्सपीरियंस, तो मैं यूजीसी नेट के लिए अलग बनाऊंगा ग्रुप। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना मेल एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर जो है इस मेल आईडी पे करें, आपको बताया जाएगा। ये एक पेड ग्रुप है, मेंबर्स ओनली है, जिसमें कि टेस्ट जो है प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाएंगे कम से कम 24 से 25 अगले 3 महीने के लिए, और भी कुछ फैसिलिटी उसमें दी जाएगी। आप इस तरह से मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं आपके मेल का, आपके मैसेजेस कमेंट्स का जवाब देने का। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे बहुत जल्द, पार्ट 4 लेकर के मैं आऊंगा, जिसमें पहला थीम होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, बहुत जल्द।